हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल पर भी हमने स्टार्ट किया है भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में पढ़ना। तो कल की क्लास में जो हमने देखा था, वो हमने 3 वस्त्रों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें से पहला आपका आता है ढाका का मलमल, दूसरा आपका आता है चंदेरी की साड़ियाँ, उसी में हमने ढाका की साड़ियों की भी बात की थी, साथ ही साथ हमने बालूचर की साड़ियों की बात की थी। तो हमने 3 तरह के मतलब 3 अपने पारंपरिक वस्त्रों के बारे में चर्चा किया था। ढाका के मलमल की कुछ विशेषताएँ हमने देखी थी, जिससे जैसे आपका था अबेरवा, वफ्त हवा, शबनम, ये सारी हमारे ढाका के मलमल की विशेषताएँ थी। हमने ढाका के मलमल के बारे में कुछ कहावतें भी सुनी थी, जैसे जैसे आप ढाका के मलमल के पूरे एक थान को एक अंगूठी के बीच से निकाल सकते हैं। दूसरी कहावत इसी के लिए है कि आप पूरे एक थान कपड़े को दिया सलाई की जो डिबिया आती है जिसे हम माचिस बोलते हैं, उसमें पूरे एक थान के कपड़े को आप समा सकते हैं। इतनी ज़्यादा हल्की, इतने बारीक काम होते हैं। और जो आपका ढाका का मलमल था, आपके ढाका का मलमल अपनी बारीकी, अपनी जो है महीन काम के लिए, हल्केपन के लिए, इन्हीं सब वजहों से वो जाना जाता है। इतने सूक्ष्म काम उस पर हाथों के द्वारा कारीगरों से किए जाते हैं, वो भी ढाका के जो कारीगर हैं। तो ये इतने महीन काम करते हैं, इतने बारीक काम करते हैं, इतना हल्का वस्त्र बनाते हैं कि इनकी यही विशेषताएँ हैं और इसी वजह से ये बहुत फ़ेमस हैं। फिर हमने बात की थी ढाका की साड़ियों के बारे में, जिसमें आपका आ रहा था तेरछा आ रहा था, पन्ना हज़ारे आ रहा था और हमने कई साड़ियों की बात की थी जैसे फुलवार हो गया, तेरछा हो गया। ये सारे हमने क्या देखे थे? ये सारे हमने देखे थे ढाका के साड़ियों के प्रकार देखे थे। और जो ढाका की साड़ियाँ होती हैं, उन पर जो कारीगरी की जाती है, मतलब जो चित्र बनाए जाते हैं, जो नमूने बनाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं? तो उन पर क्या होता है, पशु-पक्षियों की आकृति बनी होती है, मानव आकृति बनी होती है, उस पर आपको चिड़िया देखने को मिलेंगी, उस पर नृत्य करती हुई स्त्रियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें देवी-देवताओं के भी वहाँ पर आपको चित्रण मिलेंगे, फूल-पत्तियों के भी चित्रण मिलेंगे। तो ये सारी हमारी विशेषताएँ किसकी थी? ये थी हमारी ढाका के मलमल की। फिर साथ ही साथ हमने चंदेरी साड़ियों की भी चर्चा की थी। चंदेरी साड़ियों में आपने क्या देखा था कि जो चंदेरी साड़ियाँ हैं ये कहाँ की हैं? तो ग्वालियर की हैं। तो ये भी बहुत अपनी सूक्ष्मता, अपनी जो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये जो आपके चंदेरी की साड़ियाँ हैं, इन पर आपके बॉर्डर और पल्लू पर बहुत अच्छी जो है कढ़ाई की जाती है, बहुत अच्छे काम किए जाते हैं। और जो आपने देखा था, जो बॉर्डर था, ध्यान रखिएगा इसमें दोहरे धागे से बुना जाता है। जो आपका बॉर्डर होता है चंदेरी की साड़ी में, वो किससे बुना जाता है? वो दोहरे धागे से बुना जाता है। साथ ही साथ हमने बालूचर की साड़ियों की चर्चा की थी और ये कहाँ की हैं? तो जो बालूचर की साड़ियाँ थी, ये मुर्शिदाबाद के समीप में हाथकरघे से निर्मित की जाती थी, ठीक? और इन पर हमने देखा था, इन पर जो है आपको मुगल काल का प्रभाव देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि इसमें आपको हुक्का पीते हुए सामंत दिखते थे, फूल सूंघती हुई बेगम दिखती थी, घुड़सवारी करते हुए सामंत दिखते थे, मतलब पूरा मुगल काल का प्रभाव आपको इस पर देखने को मिलता था। आज हम क्या देखेंगे? तो आज हमारी जो चौथी परंपरागत वस्त्र है, जिसको हम कहते हैं ब्रोकेड। तो आज हम ब्रोकेड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लास आपकी बहुत लंबी नहीं होगी। आज भी हम सिर्फ़ 2 से 3
वस्त्रों के बारे में ही चर्चा करेंगे। कल आपकी परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल क्लॉथ की लास्ट क्लास होगी। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। कल की, आज की और आने वाले कल यानी कि सैटरडे की क्लास को मिस मत कीजिएगा। फिर संडे को हम इससे करेंगे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज हम बात कर लेते हैं ब्रोकेड के बारे में। ये ब्रोकेड क्या है? तो ब्रोकेड जो है आपका अंग्रेजों द्वारा उन वस्त्रों को नाम दिया जाता था जिनकी सतह पर सोना हो गया, चांदी हो गया, इनके तारों से नमूने बनाए जाते थे। आपने देखा कि जो परंपरागत वस्त्र हैं उसमें हम सोने, चांदी, मोतियों इन सभी को जड़कर काम करते हैं। जो सोने चांदी से काम होते हैं वो अलग होते हैं, इन पर मोतियों के जड़ने का काम होता है। तो इस तरह से हमारे वस्त्रों में विशेषताएँ, विभिन्नताएँ आती हैं, ठीक? थोड़ा-सा हम बात करेंगे ब्रोकेड के बारे में। तो इन पर जरी का काम किया जाता है। जो आपके ब्रोकेड वस्त्र होते हैं, इन पर आप किसका काम करते हैं? जरी का काम करते हैं। जरी का मतलब क्या हो गया? वही जो सोने चांदी के तारों से हम उस पर नमूने बनाते हैं। इसमें भीतरी जो धागा होता है वो छिप जाता है और जो ऊपर की ओर केवल जो सुनहरा धागा होता है वो सुनहरा रूप ही आपको दिखाई देता है। और ये जो आपके ब्रोकेड का काम होता है ये कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रोकेड के लिए आपका जो प्रसिद्ध स्थान है, सबसे पहले आपका आता है नाम बनारस का। ब्रोकेड कहाँ का फ़ेमस है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रोकेड जो है वो बनारस का फ़ेमस है। लेकिन साथ ही साथ ये काम और कहाँ-कहाँ होता है? तो ये साथ ही साथ आपका बनारस, सूरत और अहमदाबाद, यहाँ के जो ब्रोकेड होते हैं, जो यहाँ पर जरी के काम होते हैं, वो आपके काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। और ये जो ब्रोकेड होते हैं, ये देखने में अत्यंत सुंदर, आकर्षक, वैभवपूर्ण और अलौकिकता से परिपूर्ण लगते हैं। जो आपके ब्रोकेड होते हैं, भाई ये प्रसिद्ध क्यों हैं? क्योंकि ये देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, वैभवपूर्ण लगते हैं और अलौकिकता से ये परिपूर्ण होते हैं। जो बनारसी साड़ियाँ हैं, वो आज भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। आज भी क्या, जो हमारी बनारसी साड़ियाँ हैं, वो पहले भी प्रसिद्ध थी, आज भी प्रसिद्ध हैं और आने वाले कल में भी वो प्रसिद्ध ही रहेंगी। उनकी जो लोकप्रियता है, वो कम नहीं होगी। तो जो ये बनारसी साड़ियाँ हैं, ये काफ़ी लोकप्रिय हैं। तभी ये शादी हो गया, विवाह हो गया, ऐसे शुभ अवसरों पर हम इनको पहनते हैं। और जो नवविवाहिता होती हैं, इनके लिए ये साड़ियाँ शुभ मानी जाती हैं। जैसे जैसे शादी में लाल जोड़ा शुभ माना जाता है, वैसे ही नवविवाहिता के लिए ये जो आपकी बनारसी साड़ियाँ होती हैं, ये बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, मंगलमय मानी जाती हैं। स्त्रियाँ इसे सँभाल कर भी रखती हैं। हम लोग के पास अगर बनारसी साड़ी आती है, तो हम उसे कितना सँभाल कर रखते हैं। कोई हमारे यहाँ कोई फंक्शन हुआ, कोई मतलब ऐसे कोई त्योहार आ गया, तो हम ऐसे अवसरों पर इन साड़ियों को पहनते हैं। और ये जो आपकी बनारसी साड़ियाँ होती हैं, ये सुहाग की प्रतीक मानी जाती हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा ब्रोकेड होता है, ये आपका फ़ेमस कहाँ का सबसे ज़्यादा है? तो ये सबसे ज़्यादा आपके बनारस का फ़ेमस है। अब बनारस की इनको हम पहनते कब हैं? तो इनको हम कोई ख़ास अवसर आया, जैसे शादी-विवाह हो गया, कोई तीज त्योहार आ गया, तो ऐसे अवसरों पर हम इनको पहनते हैं। ये शुभ माना जाता है, साथ ही साथ ये सुहाग का प्रतीक माना जाता है। क्या? जो हमारा ब्रोकेड है, यानी कि ब्रोकेड, अगर ब्रोकेड की बात की जा रही है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? ब्रोकेड में आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे बनारस के ब्रोकेड को, ठीक? लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रोकेड का कार्य किया जाता है, जो ब्रोकेड का निर्माण किया जाता है, वो ना सिर्फ़ आपके बनारस में ही होता है, बल्कि देश के और जगहों पर भी होता है। जैसे आपका सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, यहाँ पर भी हम ब्रोकेड का कार्य
करते हैं, ठीक? तो ये तो हमारे ब्रोकेड की बात रही। आगे हम देखेंगे ब्रोकेड वस्त्रों के प्रकार। ये जो आपका ब्रोकेड वस्त्र होता है, ये कई प्रकार का होता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वस्त्र या इसी को हम कहते हैं पाठ-थान। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो वस्त्र या फिर जो आपका पाठ-थान है, बात दोनों एक ही हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, तो ये ब्रोकेड कपड़े का प्रकार होता है आपका, ठीक? अब ये जो आपका पाठ-थान होता है, इनका निर्माण आप रंगीन सिल्क के धागे से करते हैं। इस वस्त्र को आप अंगरखे, लहंगे इन सब को बनाने में प्रयोग करते हैं, जो आपका वस्त्र हो गया या फिर जो आपका पाठ-थान हो गया, ठीक? और इनका निर्माण रंगीन सिल्क से किया जाता है और बीच-बीच में सुनहरे और फिर रूप वाले नमूने बनाए जाते हैं, ठीक? और आपको ध्यान ये रखना है कि ये तो हमने देख लिया, लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पाठ-थान को और किस नाम से जानते हैं, तो वस्त्र नाम से इसको जानते हैं। और आपको पता ही है कि ये क्या है, ये ब्रोकेड का ही एक प्रकार होता है और इसका निर्माण सिल्क के रंगीन धागे से किया जाता है, ठीक? तो इतना पॉइंट आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अब जो आपका अगला प्रकार आता है, मतलब जो हमारे ब्रोकेड का अगला प्रकार है, वो है आपका आब-ए-रवा। आब-ए-रवा के बारे में आप सभी परिचित हैं। आब-ए-रवा, बफ्त-हवा और साथ ही साथ शबनम की बात की जाए, तो हमने ये ढाका के मलमल की विशेषताओं में देखा था। तो अब यहाँ बात की जा रही है आब-ए-रवा का। आब-ए-रवा का मतलब क्या होता है? तो आब-ए-रवा का शाब्दिक अर्थ होता है बहता हुआ पानी। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा किया था। कहाँ पर? तो ढाका के मलमल में। इन वस्त्रों पर बहता पानी के जैसा प्रभाव दिया जाता था। तो जो आब-ए-रवा होता है, इसको कम ख्वाब की तरह ही ब्रोकेड के कुछ वस्त्रों को हम आब-ए-रवा नाम दे देते हैं। ठीक? अब इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आब-ए-रवा का अर्थ क्या होता है? या फिर आब-ए-रवा का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? फ्लोइंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी, ठीक? और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन पर आप क्या करते हैं? तो पानी के जैसे आप इन पर प्रभाव देते हैं। आब-ए-रवा वस्त्र भी आप रेशमी धागे से ही बनाते थे। किससे बने होते थे? ये भी आपके रेशमी धागों से ही बनाए जाते थे। इस पर आप सोने-चांदी के तारों से सुंदर और आकर्षक नमूने बनाते थे, जो आपका आब-ए-रवा वस्त्र था। पहला क्या था आपका? वस्त्र था, ठीक? दूसरा हमने देखा आब-ए-रवा। अब ये जो आब-ए-रवा था, इस पर भी हम रेशमी धागों से ही नमूने बनाते थे। इसमें भी हम सोने, चांदी इन सब के तारों का प्रयोग करते थे। आज भी ब्रोकेड के ये जो कपड़े हैं, ये काफ़ी प्रचलित हैं और जो है क्या ये भी जो है आपके बहुत लोकप्रिय हैं। इनका निर्माण भी आप कहाँ-कहाँ होता है? वही हमारा बनारस हो गया, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, इन सभी जगहों पर अधिक निर्माण इसका किया जाता है। और और करते क्या हैं? तो इसमें जो साड़ी का बॉर्डर होता है और जो साड़ी का पल्लू होता है, वो बहुत अच्छे से सजाया जाता है। कहने का मतलब जो आपकी साड़ियाँ होती हैं ये, चाहे वो आप बालूचर की साड़ियों की बात करें या फिर आप ब्रोकेड की बात करें, तो इनमें जो पल्लू होता है और जो आपका बॉर्डर होता है, इन पर बहुत अच्छे काम किए जाते हैं। इन्हें विशेष रूप से सजाया जाता है, ठीक? जैसे हमने आपको कल बताया था कि सूट अच्छा हो या ना हो लेकिन दुपट्टे का काम बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक? तो वैसे ही साड़ी में आपके पल्लू और बॉर्डर का काम बहुत अच्छा किया जाता है और इसी के लिए ये प्रसिद्ध भी हैं। अगला जो आपका वस्त्र का प्रकार है वो है कम ख्वाब। कम ख्वाब क्या है? तो कम ख्वाब को कीम ख्वाब भी कहते हैं। और जो आपका कम ख्वाब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ भी होता है कि स्वप्न के समान सौंदर्य या फिर हम ये बोलें कि सपने से
कम नहीं, ठीक? तो कम ख्वाब को हम क्या कहते हैं? कम ख्वाब का जो अन्य नाम है वो है आपका कीम ख्वाब। और कीम ख्वाब का शाब्दिक अर्थ होता है स्वप्न के समान सौंदर्य, या हम बोलें कि सपनों से कम नहीं। जो ये वस्त्र होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये सपनों से कम नहीं होते हैं। इसी नाम से, इसीलिए इनकी जो सुंदरता है, इनका जो आकर्षक है, इनकी जो अलौकिकता है और जो इनकी वैभवशालिता है, उसको इसका ही आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने अच्छे होंगे। क्योंकि भाई हमने इसको क्या कहा कि ये सपनों से कम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी सुंदरता, इनकी जो आकर्षक है वो अलौकिकता, ये सारी चीज़ें अद्वितीय हैं। अद्वितीय हैं का मतलब बहुत अच्छे हैं। इनकी तुलना में कोई, इनसे मतलब कोई और तुलना की ही नहीं जा सकती है। तो रेशमी वस्त्रों पर सोने चांदी के महीन तारों से आप कढ़ाई करते हैं, इन पर उभरे हुए नमूने बनाए जाते हैं। सारे वस्त्र सोने चांदी की तारों से बना हुआ प्रतीत होंगे आपको। और जिनको कीम ख्वाब कहते हैं या फिर कम ख्वाब, पुरुषों के वस्त्र हो गए। जैसे पुरुषों के लिए क्या बनाते हैं? अंगरखा हो गया, अचकन हो गया, चोंगे हो गए। और जो महिलाओं के लिए जो आपके कम ख्वाब के वस्त्र बनते हैं या फिर कीम ख्वाब के वस्त्र बनते हैं, उनमें लहंगा आ जाता है, ब्लाउज़ आ जाता है, या फिर जो राज दरबार में पर्दे लगाए जाते हैं, या फिर उनके जो गद्दी होती है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये हमारा तीसरा था ब्रोकेड का, मतलब ब्रोकेड के वस्त्र का प्रकार। अब आ जाता है आपके चौथे। आपने हिमरस और अमरस का नाम तो सुना ही होगा। हिमरस, अमरस क्या है? तो हिमरस, अमरस जो है ये औरंगाबाद में निर्मित ब्रोकेड होता है। तो ध्यान रखेंगे आप, चाहे अमरस बोला जाए, कम ख्वाब बोला जाए, वफ्त बोला जाए, आव-ए-रवा बोला जाए, ये सारे क्या हैं आपके? तो ये सारे आपके ब्रोकेड के ही प्रकार होते हैं, ठीक? अब हम बात कर रहे हैं हिमरस की। हिमरस, अमरस। हिमरस और अमरस जो है ये औरंगाबाद में निर्मित आपके ब्रोकेड होते हैं। अब आप एक बार बताइएगा, ये औरंगाबाद कहाँ पर है? ये औरंगाबाद कहाँ पर है? जैसे कल आपने ग्वालियर के बारे में बताया था, वैसे ही आप बताएँगे कि औरंगाबाद हम किसे, कहाँ पर है, किसे कहते हैं, ठीक? अब इस हिमरस में हिम का अर्थ क्या हो जाता है? हिम का अर्थ होता है बर्फ, अर्थात ठंडी ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र। ये हिम का आप ध्यान रखेंगे, वैसे पता भी होगा, हिम का मतलब होता है बर्फ। यानी कि जिन वस्त्रों को आप ठंडी में पहनते हैं वो आपके हिमरस होते हैं, ठीक? अब हिमरस क्या होता है? तो हिमरस को सूती जमीन पर सिल्क के धागे से तैयार किया जाता है। मतलब सूती वस्त्र होता है, उसकी ज़मीन क्या होती है? सूती होती है, लेकिन उस पर हम धागा कौन-सा लगाते हैं? सिल्क के धागे से तैयार करते हैं। सामने की तरफ इस पर नमूने के रूप में उभरने वाले सिल्क धागे जो होते हैं, वो पीछे की तरफ से लंबी-लंबी फ्लॉट बनाते हैं, ठीक? जिसमें वस्त्र मुलायम, मोटा, रोएदार हो जाता था। ये तो हमने बात की हिमरत की। अमरस वस्त्रों में भी सिल्क के धागों का विशेष रूप से हम प्रयोग करते थे। और ये आपका अचकन हो गया, अगरखा हो गया, लहंगा हो गया, ये सारी चीज़ें बनाने में हम इनका काम लेते थे। जो ऐसे ब्रोकेड थे आपके, ऐसे ब्रोकेड वस्त्र सूरत और बनारस में भी बनते थे। साथ ही साथ ये क्या होते थे? तो ये राज दरबार में हॉल में जो उनकी गद्दी के लिफ़ाफ़े होते थे, या फिर जो पर्दे लगे होते थे, राज सिंहासन को सजाने वाले जो वस्त्र होते थे, इन सब को बनाने में हम इनका उपयोग करते थे। ये अब भी औरंगाबाद में बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अब नहीं बनाए जाते हैं। ये अब भी औरंगाबाद में बनाए जाते हैं, लेकिन अब यह पहले के समान सुंदर नहीं बनते हैं।
चीज़ें आज भी बन रही हैं, लेकिन पहले के जितना अच्छी नहीं बन पाती हैं। जैसे हमारा खान-पान खाते तो हम वो सब चीज़ें हैं जो पहले भी खाते थे, लेकिन क्या वो क्वालिटी है जो पहले हम खाते थे और जो चीज़ें अब हम खाते हैं, क्या दोनों की क्वालिटी एक है? तो आप कहेंगे नहीं, इनकी क्वालिटी में अंतर आ जाता है। तो वैसे ही जो हिमरस-अमरस बनाए जाते हैं, वो आज भी बन रहे हैं, लेकिन उनकी वो गुणवत्ता अब नहीं है जो पहले हुआ करती थी। हिमरस वस्त्रों को जब केवल सिल्क के धागे से ही तैयार करते हैं, तो उसे हम अमरस कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि हिमरस वस्त्रों को जब आप सिर्फ़ सिल्क के धागे से तैयार करते हैं तो वो आपके अमरस कहलाते हैं। और अमरस वस्त्रों के निर्माण के लिए आपका बनारस हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये सारी जगहें आपके लिए प्रसिद्ध हैं। और जो हिमरस और अमरस है, हिमरस और अमरस वस्त्रों से पुरुषों और स्त्रियों के लिए कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे हमने देखा जो अचकन था, जो अंगरखा था, जो टोपी थी, ये सारी चीज़ें पुरुषों के लिए थी। वहीं अगर बात करें कि जो आपके लहंगा हो गया, ब्लाउज़ हो गया, ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त आपने देखा कि जो है, जो राज दरबार में सजाने के लिए, राजगद्दियों को सजाने के लिए बनाया जाता है, राज सिंहासन को सजाने के लिए बनाया जाता है, साथ ही साथ जो कुशन बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें बनाई जाती थी हिमरस और अमरस से। अब ये थोड़ा एक नया शब्द आपको मिला कुशन। कुशन क्या होता है? तो कुशन आपने देखा होगा जो कुछ इस तरह से होता है। आपने देखा होगा जो लाला होते हैं, जो सुनार-उनार के यहाँ दुकान रखते हैं, या फिर आप देखेंगे जो कपड़े की बड़ी दुकानें हैं, तो वहाँ पर ऐसे आपको पीछे रखने के लिए मिल जाता है। तो वही आपका होता है, कुशन होता है। कुशन के बारे में भी आप पढ़ेंगे, कहाँ पर? जब आप हेल्थ साइंस पढ़ेंगे, ठीक? और फिर क्या होता है? और इनका उपयोग आपको पता है कि राजा-महाराजाओं के लिए, जो अमीर वर्ग के लोग होते थे, उनके लिए किया जाता था, जो हमारे ब्रोकेड होते थे, ठीक? तो ये तो हमने 4 प्रकार के अपने ब्रोकेड की बात कर ली। कौन-कौन सी? सबसे पहले हमने बात की वफ़्त की, दूसरी बात हमने की आब-ए-रवा की, तीसरा जो हमारा ब्रोकेड थे वो था कम ख्वाब, और जो चौथे ब्रोकेड की बात की हमने, वो था आपका हिमरस-अमरस। आपने देखा कि जो हिमरस है, वो सूती ज़मीन पर सिल्क के धागे से तैयार किया जाता है। लेकिन जब हिमरस वस्त्रों को सिर्फ़ और सिर्फ़ सिल्क के धागों से ही तैयार किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को ही हम अमरस बोल देते हैं, ठीक? तो ये तो हमारी बात रही हिमरस, अमरस यानी कि ब्रोकेड के वस्त्रों के प्रकार के बारे में, जो कि था हमारा चौथा पारंपरिक वस्त्र। अब जो अगला हमारा वस्त्र आएगा, वो आ जाएगा आपका पीतांबर। अब ये पीतांबर कहाँ का है, ये भी जान लेते हैं। तो अब हमारा आ जाता है पीतांबर। पीतांबर कहाँ का है? तो पीतांबर या फिर पैठणी, पैठणी वस्त्र हैदराबाद के पेठड़ स्थान पर निर्मित सुंदर साड़ी और धोती को कहते हैं। तो जो आपका पीतांबर है, पीतांबर या फिर जिसे हम पैठणी बोलते हैं, अगर आपसे पीतांबर पूछा जाए या फिर आपसे पैठणी पूछा जाए, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब हम इन्हें पैठणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हैदराबाद के पेठड़ स्थान पर निर्मित किए जाते हैं। और निर्मित क्या होते हैं ये? तो ये सुंदर साड़ी और धोती होते हैं। साड़ी का मतलब क्या होता है? साड़ी का मतलब जो महिलाएँ पहनती हैं। धोती का मतलब वो होता है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ठीक? अब ये कैसे बनाए जाते हैं? तो ये इस पर सोने के तार से नमूने बनाए जाते हैं। ये आपका सिल्क से बना जालीदार वस्त्र होता है और इसी पर आप क्या करते हैं? सोने के तार से नमूने बनाते हैं।
अब पीताम्बर पर आँचल व बॉर्डर अलग से लगाया जाता है। जैसे हमने अभी तक क्या देखा कि आँचल और बॉर्डर सब पर एक साथ ही लगता था। लेकिन जो आपका पीताम्बर है इसकी विशेषता आप ध्यान रखेंगे, पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से किस पर जो है आपका पीताम्बर आँचल और बॉर्डर अलग से लगाया जाता है। तो आप ध्यान क्या रखेंगे कि जो आपका पीताम्बर है उसमें आप आँचल और बॉर्डर को अलग से बनाते हैं और साड़ी से सिलकर जोड़ देते हैं इस पर, ठीक? तो इसकी विशेषता क्या हो जाती है? पहली बात कि जो आपका पीताम्बर है, पीताम्बर पैठणी से ही बोलते हैं। तो पैठणी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पैठण स्थान पर बनाया जाता है जो कि हैदराबाद में है, ठीक? और इस पर सिल्क से बना जालीदार नमूना होता है और इस पर सोने के तारों से आप क्या करते हैं, इस पर नमूने बनाते हैं। विशेषता क्या है कि पीताम्बर पर आँचल और बॉर्डर को अलग से बनाया जाता है और फिर इसे साड़ियों में सिल दिया जाता है। और जो इसकी साड़ियाँ होती हैं सामान्यतः जो है ये आपके पीले या फिर नारंगी रंग से रंगी जाती हैं और बीच-बीच में रंग-रंग के फूल, गमले, हंस इन सारी आकृतियों को आप बना देते हैं इस पर। और ये जो आप नमूने बनाते हैं, इनमें आप चटक रंगों का प्रयोग करते हैं। फिर मोर के शीशे पर इनका मेहराब का नमूना साड़ियों के आँचल पर बनाते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके कलात्मकता से परिपूर्ण होते हैं और ये वैभवपूर्ण लगते हैं। जो हमारे ये पारंपरिक वस्त्र हैं, ये अपनी बारीकी, अपनी सूक्ष्मता, ये अपनी वैभवशीलता, अलौकिकता इन सभी वजहों से प्रसिद्ध होते हैं। तो जो ये आपके पीताम्बर होते हैं, सामान्यतः ये राज दरबार में या फिर राज परिवार में इन्हें शुभ अवसरों पर ही पहना जाता है। अब पीताम्बर का प्रयोग आप सभी ने सुना होगा कैसे कि जो धार्मिक स्थान हो गए, पूजा पाठ हो गए, इन सारे समय में हम क्या करते हैं, तो पीले वस्त्रों का ही प्रयोग करते हैं। और आपने देखा कि जो पीताम्बर है वो सामान्यतः आप पीले कपड़ों पर ही बनाते हैं, यानी कि पीले रंगों से ही बनाते हैं। पीला हो गया या फिर नारंगी हो गया, इन्हीं सब से बनाया जाता है। और जो ये वस्त्र बनाए जाते हैं, ये बहुत बहुमूल्य होते हैं। इन्हें बनाने में भी मेहनत काफ़ी लगता है, परिश्रम लगता है और जिन चीज़ों को बनाने में परिश्रम लगता है, वो महँगे ही होते हैं। इन पर हाथों से कार्य करते हैं और ये क्या होते हैं, जिन चीज़ों को हम अपने हाथों से बनाते हैं, जिन पर समय अधिक लगता है, वो महँगे भी होते हैं, ठीक? गहरे और चटके रंगों से ये जो आपके बनाए जाते हैं, सिल्क के धागे से इनको हम बनाते हैं। इस पर आप लाल नीले हो गए, सफ़ेद हो गए, इन सारे वस्त्रों को बनाते हैं, ठीक? जो आप इन पर लाल नीले या फिर सफ़ेद रंगों के जो सिल्क से आप इन पर नमूने बनाते हैं, तो ये इन वस्त्रों की शोभा को और बढ़ाते हैं। इनकी सुंदरता, इनकी अलौकिकता और इनका जो आकर्षण होता है उनमें 4 चाँद लग जाता है, मतलब इनकी जो खूबसूरती होती है वो बढ़ जाती है। ये जो साड़ियाँ होती हैं, जो पीताम्बर कपड़े होते हैं, ये कलाकार के कठिन परिश्रम, उनके जो अटूट धैर्य होता है, उनकी जो विलक्षण बुद्धि होती है, उनकी कुशलता और उनकी जादुई अंगुलियों का ये नमूना होता है। इसमें जो भूमिका होती है, वो मुख्य भूमिका किसकी होती है? वो मुख्य भूमिका होती है कलाकारों की। कलाकार ही अपनी कलाकारी से इसमें 4 चाँद लगाते हैं। तो सबसे इसमें जो कारीगर होते हैं, वो क्या होते हैं? तो जो कारीगर होते हैं, उनके जो मेहनत होता है, वो जो परिश्रम करते हैं, उन्हीं का नतीजा होता है ये। और इनका प्रयोग भी हम शुभ अवसरों पर ही करते हैं। जब हमारे घरों में कोई शुभ कार्य होता है या फिर कोई तीज त्योहार हुआ, कोई अवसर ऐसा आया, तभी हम इन वस्त्रों का प्रयोग
करते हैं। ठीक, अब ये तो हमने बात कर ली अपने 5वें वस्त्र पीताम्बर की। अब एक वस्त्र और जो है हम उस पर चर्चा करेंगे, बाकी के 2 हमारे और अभी पारंपरिक मुख्य वस्त्र बच रहे हैं, जिनकी चर्चा हम कल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब कलमदार की। ये कलमदार क्या है? तो कलमदार की चर्चा करेंगे हम कहाँ पर? 4 ही क्या 3 ही है, कोई बात नहीं, आज हम 3 के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो कलमदार क्या है आपका? कलमदार वस्त्र को आप पालमपुरी भी कहते हैं। पालमपुरी किसे कहते हैं? तो कलमदार वस्त्र को कहते हैं, या फिर कलमदार वस्त्र को और किस नाम से जानते हैं तो वो आपका आ जाता है पालमपुरी। कलमदार वस्त्रों पर रंगाई का काम आप ब्रुश या फिर ब्रुश की सहायता से पेंट करके करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा कलमदार वस्त्र है, इन पर आप हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इन दोनों धर्मों से संबंधित जो पौराणिक कथाएँ हैं, हम उनका चित्रण करते हैं। मतलब कि जो आपके कलमदार हैं, इन पर हम क्या करते हैं, तो इन पर हम जो हिंदू धर्म है या फिर जो आपका इस्लाम धर्म है, दोनों ही धर्मों के पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता है। दोनों ही धर्मों के लोग इन्हें अपने-अपने धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे जिन वस्त्रों पर आपने हिंदू धार्मिक पौराणिक कथा का चित्रण किया है, तो वो हिंदुओं के जो उनके शुभ अवसर हैं, हिंदुओं के जो धार्मिक कार्य हैं, उसमें प्रयोग करेंगे। वहीं अगर इस्लाम धर्म की बात की जाए, तो जिन वस्त्रों पर इस्लामिक पौराणिक कथा का चित्रण किया गया है, तो वो इस्लामिक धर्म के लोग अपने धार्मिक कार्य में उसको पहनेंगे। इन वस्त्रों पर तरह-तरह के रंग-बिरंगे फूल पत्तियाँ बनाए जाते हैं, जो ही बहुत ही लुभावने होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं। और वस्त्र एक वाटिका के समान ही प्रतीत होने लगता है। अब इसमें आप करते क्या हैं? तो वस्त्रों पर रंगाई का काम आप कैसे करेंगे? कलम से करेंगे या फिर ब्रुश की सहायता से पेंट करके करते हैं। नाम ही है क्या? कलमदार। कलमदार में आप या तो कलम का प्रयोग करेंगे या फिर इस पर आप क्या करेंगे? ब्रुश की सहायता से आप पेंट करके इन पर चित्रण करेंगे। फिर फिर पिघले मोम को कलम या फिर ब्रुश की सहायता से उन स्थानों पर लगाया जाता है जिन्हें रंग से बचाना होता था। इसी तरह का आपने एक प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा था। तो ये विधि आपकी जो है, जो हम आधुनिक में बाटिक छपाई करते हैं, उसी से मिलती-जुलती थी। कौन-सी? तो बाटिक छपाई से मिलती-जुलती जो आपकी कला है वो कौन-सी है? तो वो है आपकी कलमदार। मतलब जो आपके कलमदार वस्त्र हैं, उन पर जो आपकी कलाकृतियाँ की जाती हैं, वो किससे मिलती-जुलती हैं? तो वो बाटिक छपाई से मिलती-जुलती की जाती हैं। कलमदार वस्त्रों की पृष्ठभूमि जो होती है वो हल्की गुलाबी हुआ करती थी, जिस पर आप लाल रंग के नमूने बनाते थे। और नमूनों में आप क्या करते थे? तो उनमें फूल पत्तियाँ हो गई, पशु पक्षी हो गए, मानव की आकृति हो गई, इन सारी चीज़ों का चित्रण किया जाता था। और साथ ही साथ कुछ वस्त्रों पर हमने पहले ही बताया कि पौराणिक गाथाओं या फिर जो हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों को मानने वाले लोग अपने-अपने हिसाब से इस पर जो चित्रण करते थे वो करते थे। जैसे साड़ियों पर क्या हो गया, माना कि पूरा रासलीला ही उस पर, मतलब कृष्ण लीला या फिर रामायण की जो है पूरी चित्रकारी कर दी गई हो। तो इस तरह से उस पर नमूने बनाए जाते थे। कलमदार वस्त्रों का उपयोग आप पूजा पाठ हो गया, धार्मिक अनुष्ठान हो गया, ऐसे जगहों पर करते थे। और भगवान के मुकुट भी कलमदार वस्त्रों से सजाए जाते थे। ध्यान रखिएगा कि जो भगवान के मुकुट होते थे, उनको भी किससे? तो कलमदार वस्त्रों से सजाया जाता था। कलमदार सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण को भी आश्चर्यजनक रूप से वस्त्र पर अंकित कर देते थे। इनकी जितनी सूक्ष्मतम
होती थी विवरण, उसको भी ये चित्रित कर देते थे। इसके अतिरिक्त इन पर जो है नमूने रंग-बिरंगे फूल पत्ती बनाकर बनाए जाते थे, जिससे जो आपका पूरा वस्त्र है, पूरा वस्त्र ही एक पुष्प वाटिका के समान दिखाई देता था। मतलब जैसे एक पुष्प वाटिका होता है, उसी तरह से इस वस्त्र पर चित्रण कर दिया जाता था पूरे के पूरे पुष्प वाटिका को ही, ठीक? तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा आज 3 प्रकार के अपने पारंपरिक वस्त्रों के बारे में। पहला हमने देखा ब्रोकेड के बारे में, दूसरा हमने देखा पीताम्बर के बारे में और तीसरा हमने देखा कलमदार के बारे में। और ये तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तीनों क्या कल हमने 3 पढ़ा था, आज हमने 3 पढ़ा और आने वाले कल यानी कि कल सैटरडे को भी हम 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी बंधनी और आपकी राजस्थान की बंधनी है और गुजरात का पटोला है। ये 2 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और इसके बारे में भी हम कल पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस आज के लिए हम यही 3 पारंपरिक वस्त्रों को पढ़ेंगे। आप में से जिन लोगों ने भी क्लास ले ली है वो जा सकते हैं। 2 मिनट हम बात करेंगे क्या कि आप में से कुछ लोगों को समस्या आ रही है टेलीग्राम पर जॉइन करने में। तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये दिक्कत क्यों आपको हो रही है? क्योंकि आए दिन हर कोई वहाँ पर एक ना एक व्यक्ति जुड़ता है। वहाँ पर भी अभी मैंने आज तो नहीं देखा, कल रात में देखा था तो 100 प्लस लोग वहाँ पर जॉइन कर चुके थे और क्विज़ भी कर रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग को दिक्कत आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार आप ग्रुप से लीव हो जाइए, दोबारा आप उसे ऐड करके देखिए, शायद से ओपन होने लगे। बाकी क्या समस्या है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक? तो आप वहाँ से उसको एक बार लीव कर सकते हैं ग्रुप को एंड आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वापस वहाँ पर जॉइन कर लीजिए। हो सकता है आपकी क्विज़ स्टार्ट हो जाए। बाकी मैंने दूसरे फ़ोन में देखा तो क्विज़ भी आसानी से चल रही है और जॉइन भी कर सकते हैं आप आसानी से। कुछ लोगों को समस्या क्यों आ रही है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ये जो आपका टेलीग्राम है ये मैं खुद देखती हूँ। तो अब मैं इसमें और क्या कर सकती हूँ मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने उसको आप में से हर कोई मतलब एक ना एक लोग एक दिन ऐड ही हो रहे हैं। अब अगर काम नहीं कर रहा होता तो लोग कैसे ऐड होते हैं? अभी मैं बता रही हूँ आज का मैंने नहीं देखा, कल रात में मैंने देखा था तो 100 प्लस थे उस पर। तो एक बार आप में से जिनकी भी क्विज़ नहीं चल रही है, वो आप ग्रुप से लीव हो जाइए एंड वापस आप ग्रुप को जॉइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा जो लोग नहीं जॉइन हो पा रहे हैं, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पर लिंक भेज दूँगी, हो सकता है वहाँ से आप ऐड हो जाएँ, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, ठीक? और मुझे ये भी लगता है कि हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल हमारी जो ट्रेडिशनल क्लॉथ है, उसकी लास्ट क्लास होगी। और कल के बाद हमारा ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारी बचेंगी कुछ कढ़ाइयों के बारे में और फिर सिलाई मशीन के बारे में। तो 4-6 क्लासेस और होंगी उसके बाद हमारा टेक्सटाइल समाप्त हो जाएगा। कल भी आप क्लास मत मिस कीजिएगा, साथ ही साथ संडे को जो प्रैक्टिस होगी उसे भी मिस मत कीजिएगा। तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।